गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे रिलेशंस, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक कंप्लीट किया था ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल के अंदर मैंने आपको लास्ट टॉपिक लिखवाया था, क्योंकि लास्ट पॉइंट था मेरा वो था कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन दी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहिए, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और साथ में टेम्परेचर। तो आज अब कैसे ईएमएफ ऑफ सेल इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है उसी को हम स्टडी करेंगे। बट उसको स्टडी करने से पहले कुछ और चीज़ों के रिलेशन हमारे को पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन है, किसका रिलेशन या फिर किसका इफेक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और साथ में टेम्परेचर। अब ये जो इफेक्ट हमारे को बताती है, ये बताती है नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन को समझने से पहले, डिराइव करने से पहले हमारे को कुछ और रिलेशन पढ़ने होते हैं। तो वो रिलेशंस हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम नस्ट इक्वेशन। तो आज हम मोस्टली जो थ्योरेटिकल पार्ट है गैल्वेनिक सेल का, वो न्यूमेरिकल पार्ट है, वो कंप्लीट ही कर देंगे। बस अगर बचेगा तो बचेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मेजर कैसे करते हैं, ईएमएफ को प्रैक्टिकली मेजर कैसे करते हैं लैब के अंदर, तो वो भी पढ़ेंगे हम। बट आज का टॉपिक होगा बहुत सारे रिलेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, बहुत ही इत्मीनान से फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं, मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था, लास्ट पॉइंट मैंने जो आपको बताया था कि ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स on concentration of electrolyte solution and temperature तो अब इन दोनों पे डिपेंड करता है कौन, ईएमएफ ऑफ सेल। क्या होता है ईएमएफ? सिंपली वर्डों के अंदर हम कहें तो सिंपली मीन्स होता है ईएमएफ का कि जो गैल्वेनिक सेल के दो हाफ सेल्स हैं, एक रिडक्शन हाफ सेल था, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, उन दोनों के पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस कितना है। कैसे निकालते थे ईएमएफ ऑफ सेल? कैथोड माइनस एनोड। तो इस तरह से हम निकालते, तो मींस उन दोनों का डिफरेंस है। तो अब ये किस तरह से डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ईएमएफ की वैल्यू को कैसे इफेक्ट करती है, कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से ईएमएफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, घटाने से क्या फर्क पड़ता है, और टेम्परेचर। तो इन दोनों का रिलेशन जो हमारे को बताती है, ये जो इफेक्ट है इसको हमारे को बताती है नस्ट इक्वेशन। ये जो हमारे को बताती है नस्ट इक्वेशन। और जो नस्ट इक्वेशन है वो मैं डायरेक्ट आपको जितनी जरूरत है उसको मैं बता सकता हूं, बट इसको हम डिराइव करेंगे। तो डिराइवेशन के लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी कि नस्ट इक्वेशन की जो डेरिवेशन है उसके अंदर हमारे को जरूरत पड़ेगी रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद ईएमएफ ऑफ सेल। तो हमारे को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का ईएमएफ ऑफ सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। उसके लिए हमारे को पढ़नी पड़ेगी नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमारे को रिलेशन पढ़ना पड़ेगा किसके बीच में, डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ सेल। तो क्यों ना हम पहले इसी को पढ़ लें, है ना। तो देखिए हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद ईएमएफ ऑफ सेल। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो ईएमएफ ऑफ सेल, अब ये कौन सा है ईएमएफ ऑफ सेल, बात चल रही है सारे, अगर आप भूल गए हो तो गैल्वेनिक सेल की। कौन से सेल की? गैल्वेनिक सेल। और जो गैल्वेनिक सेल है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कहें इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। कि अगर हमारा सिस्टम, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, जो सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है,
इट मीन्स वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। तो वर्क है जो किसके द्वारा किया गया है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और जब भी हम वर्क करते हैं, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है, लोअर क्लासेस के अंदर, कि जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारे को क्या कंज्यूम करनी पड़ती है, एनर्जी। देयरफॉर जो एनर्जी है, एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। अब इस चीज के लिए हम एनर्जी को क्या करेंगे, कंज्यूम। एनर्जी अगर कंज्यूम होगी तो जो फ्री एनर्जी होती है, या फिर हम कहें देयरफॉर गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है जी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम शुड बी डिक्रीज्ड। अब वर्क करेंगे तो एनर्जी रिड्यूस होगी, है ना, एनर्जी यूज होगी, एनर्जी यूज होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो मीन्स जो सिस्टम की फ्री एनर्जी होती है, गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम वर्क करने में यूज करते हैं, उसी को तो बोलते हैं ना गिव्स फ्री एनर्जी। आपने 11th के अंदर पढ़ा है कि वो एनर्जी जिससे हम कोई काम के अंदर यूज कर सकें, उस एनर्जी को बोला जाता है फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो सिस्टम की जो गिव्स फ्री एनर्जी वो चेंज होगी, वो डिक्रीज होगी, तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी डिक्रीज। देयरफॉर हम कह सकते हैं चेंज है, चेंज को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा से, किसके अंदर, गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर। तो जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर एनर्जी बढ़ती है तो भी एनर्जी के अंदर चेंज हुआ है, अगर एनर्जी कम होती है तो भी एनर्जी के अंदर चेंज हुआ है। तो चेंज को हमने डिनोट कर दिया डेल्टा से। और जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो जो गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंज है वो कैसा आया है, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी कम हुई। तो यहां से हमने एक चीज निकाली कि डेल्टा जी फॉर अ गैल्वेनिक सेल शुड बी इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। अब हम कह सकते हैं कि जितना हमारा सिस्टम वर्क करेगा उतनी ही एनर्जी बनेगी, और जितना वर्क करेगा उतनी ही एनर्जी रिड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है, W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम शुड बी इक्वल टू एनर्जी रिड्यूस्ड, शुड बी इक्वल टू एनर्जी रिड्यूस। कि जितनी एनर्जी रिड्यूस होगी, जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा वर्क कर पाएंगे, है ना, जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी रिड्यूस होगी। तो वर्क डन बाय द सिस्टम शुड बी इक्वल टू एनर्जी रिड्यूस्ड, और देयरफॉर शुड बी इक्वल टू डेल्टा जी, शुड बी इक्वल टू डेल्टा जी, क्योंकि एनर्जी रिड्यूस है, चेंज इन एनर्जी वो क्या है, डेल्टा जी। तो ये जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा जी के हम कह सकते हैं। अब देखिए ये है वर्क डन, ये है वर्क डन, अब किससे, बाय द सिस्टम। तो अब हमने फिजिक्स में वर्क डन का एक अलग ही फार्मूला पढ़ रखा होता है। देखिए हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस को, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई में चार्ज, वर्क डन बाई में चार्ज। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वर्क शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, है ना, वर्क डन शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, अब ये जो चार्ज है इसको कई बार हम बोल देते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब देखिए जो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके लिए पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल के लिए। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, गैल्वेनिक सेल। तो अब जो गैल्वेनिक सेल, जो ये वर्क डन है, ये भी किसके द्वारा है, गैल्वेनिक सेल के द्वारा। तो अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी किसका होगा, गैल्वेनिक सेल का। तो कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गैल्वेनिक सेल के लिए, और गैल्वेनिक सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल। बोलो क्या कुछ गलत बोला, क्या कुछ गलत बोला, बिल्कुल नहीं। कि गैल्वेनिक सेल के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। और क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप सिंपल वर्डों के अंदर इसको बोलते थे आप चार्ज। अब ये चार्ज भी किसका है, गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल के अंदर जो चार्ज है, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो चार्ज है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने नेट रिएक्शंस लिखनी सीखी थी, जो सेल को रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो हमने देखा था कि अलग अलग रिएक्शंस के अंदर, गैल्वेनिक सेल की अलग अलग रिएक्शन के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो सही बोला है, बिल्कुल सही है सर। अब अगर मैं मान लूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर मैं मान लेता हूं
1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो क्या गलत बोला? बिल्कुल सही है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आता है इसको हम कैलकुलेट करके लिखते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम्स आता है। मैंने बोला अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू कितनी आती है 96500 कूलम। आपको ये दिख रहा है? इज दिस विजिबल? यस, ओके। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो आता है। अब क्या जरूरी थोड़ी हमारे गैल्वेनिक सेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं? नहीं, अब अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग, तो हम मान लेते हैं कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो कितने मोल्स फ्लो हुए? मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, देखिए एक बार इसको आप नोट कीजिए। वेरी गुड, ओके, नोट हो गया, बहुत अच्छे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहना। तो मैं इस ऊपर वाले टर्म को इरेज कर रहा हूं। तो हमने देखा कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज आया वो कितना आया 96500 कूलम्स। तो हमने मान लिया कि अपने जो गैल्वेनिक सेल के अंदर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा n इंटू 96500 कूलम। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है किसका है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना था तो n मोल पे कितना हो जाएगा n इंटू वैल्यू ऑफ 1 मोल। ओके, अब इसको हम बोलते हैं 96500 को, या फिर इसको आप कहिए कि 1 मोल पे जो चार्ज होता है उसको हम डिनोट करते हैं फैराडे से, 1 फैराडे। कि अगर आपको कोई बोले कि 96500 कूलम्स 96,500 जो कूलम्स चार्ज है, उसको अगर आपको ऐसे नहीं बोलना तो कोई दूसरा तरीका बताएं उसको कहने का, तो आप बोल देना 1 फैराडे। कि 1 फैराडे, अगर मैं कहूं कि 1 फैराडे चार्ज कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 1 फैराडे चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी चार्ज की वैल्यू को हम कहते हैं 1 फैराडे, उसी को हम कहते हैं 1 फैराडे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा n फैराडे। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू हुई क्या है 1 फैराडे। तो कितना होगा n मोल्स इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा n फैराडे। तो अब एक बार फिर से इस फॉर्मूले पे आते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वर्क डन बाय सिस्टम है वो किसके इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, हमने पढ़ रखा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनिक सेल के लिए क्या होगा ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। और चार्ज कितना आया n फैराडे। क्लियर? तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम। तो वर्क डन की वैल्यू हम कह सकते हैं, वर्क डन की वैल्यू जो आई वो आई n फैराडे इंटू ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए वर्क डन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई n फैराडे इंटू ईएमएफ ऑफ सेल। ये आ गया वर्क डन। और देखिए ये इक्वेशन देखिए, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और ये देखिए कि डेल्टा जी की जो वैल्यू वो क्या है नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ कि माइनस डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू कैसे जानी है गैल्वेनिक सेल के लिए नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ से हमने देखा जो वर्क है वो किसके इक्वल आ रहा है चेंज इन एनर्जी के, चेंज इन एनर्जी के। तो हम वर्क को इक्वल रख देते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ वर्क डन बाय सिस्टम को लिख सकता हूँ चेंज इन एनर्जी। बोले इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी NF EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। तो इट विल बी आवर, या इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड हम कर लेते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू माइनस NF EMF ऑफ सेल। बोलिए क्या कुछ गलत बोला? बिल्कुल सही, सारा का सारा गलत पढ़ा दिया सर आपने। तो देखिए कि जो वर्क है वो इक्वल है एनर्जी रिड्यूस, जो कि इक्वल है चेंज इन एनर्जी के। और चेंज इन एनर्जी की वैल्यू क्या है माइनस डेल्टा जी। तो मैं W को इक्वल पुट कर सकता हूँ माइनस डेल्टा जी के, इसीलिए मैंने W की जगह पुट कर दिया माइनस डेल्टा जी। माइनस डेल्टा जी को माइनस को ले गया मैं उधर, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू NF EMF ऑफ सेल। की जो चेंज इन एनर्जी है गैल्वेनिक सेल के अंदर उसकी जो वैल्यू हो नेगेटिव में आनी चाहिए, और जो इक्वल होती है किस किस के प्रोडक्ट EMF ऑफ सेल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फैराडे। तो अब अगर ये सारी चीजें कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम मान लें तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या बन जाएगी डेल्टा जी नोट
NF पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब EMF ऑफ सेल को मैं क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो ये रिलेशन होती है, ये दो रिलेशन, ये तो क्या है, किसी भी कंसंट्रेशन पे किसी भी कंडीशन में डेल्टा जी की EMF ऑफ सेल से रिलेशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो एनर्जी होगी वो डेल्टा जी स्टैंडर्ड होगी, और EMF ऑफ सेल भी क्या लेंगे, स्टैंडर्ड। तो ये रिलेशन था किस किस का, रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद EMF ऑफ सेल, रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद EMF ऑफ ए सेल। बोलिए क्लियर है, बोलिए वेरी गुड क्लियर है। फिर से एक बार बताता हूं कि हमारे को पता है डेल्टा जी की रिलेशन हम EMF से निकाल रहे हैं, तो रिलेशन कैसे आएगी, हमारे को पता है कि जो गैल्वेनिक सेल वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर प्रोड्यूस करेगा इसीलिए उसको वर्क डन करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करना पड़ेगा तो एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी को कंज्यूम करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसीलिए डेल्टा जी है चेंज इन एनर्जी, वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब हमने ये भी पढ़ रखा कि जितना ज्यादा हम एनर्जी को यूज करेंगे, जितना ज्यादा एनर्जी के अंदर चेंज आएगा उतना ही ज्यादा वर्क होगा, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। उसके बाद अब हमने फिजिक्स के अंदर लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ रखा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू वर्क डन बाय में चार्ज, यहाँ से वर्क की वैल्यू निकाल ली, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ रहे हैं तो V क्या हो जाएगा, EMF ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या हो जाएगा, चार्ज। चार्ज, अब चार्ज किसकी वजह से गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। अब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, 1 नहीं, मोल्स में लेते हैं हम, कितने में लेते हैं, मोल्स में। तो हमने पहले निकाला कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो मोल की वैल्यू से, तो ये आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया 1 फैराडे का। बट क्या जरूरी कि 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स, तो इसलिए हमने मान लिया कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, n × 96500 कूलम, या फिर n फैराडे, क्या होगा, n फैराडे। बस उसी को हमने वर्क के फॉर्मूले में पुट कर दिया, V की जगह किया EMF ऑफ सेल इंटू Q की जगह NF, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद W का फॉर्मूला बन गया ये, अब W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, देखो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, तो माइनस डेल्टा जी को यहाँ पुट किया, रिलेशन बनाया, माइनस के साइन को इधर लेके दो रिलेशन बन गए, एक ये किसी भी कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो दो रिलेशन आई, नोट कीजिए। ओके वेरी गुड, तो चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब हम पढ़ते हैं नॉस्ट इक्वेशन। अब सॉरी, नॉस्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले अब देखो दोनों रिलेशन हमने पढ़ तो लिए ही हैं, क्या, डेल्टा जी का रिलेशन EMF ऑफ सेल। तो अब यहाँ पे बस सीधा हम डायरेक्ट स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन पढ़ लेते हैं कि स्पॉन्टेनिटी रिडॉक्स रिएक्शन जो गैल्वेनिक सेल की है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, सेल वर्किंग में है या नहीं है। तो हम पढ़ लेते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ redox reaction of galvanic cell, redox reaction of galvanic cell, कि स्पॉन्टेनियस गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है भी या नहीं, वो रिएक्शन एक्चुअल में होगी या नहीं होगी। इसके लिए हमारे को देखिए, किसी भी स्पॉन्टेनिटी अगर हम चेक करते हैं, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी अगर हम चेक करते हैं तो वो किससे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं डेल्टा जी की वैल्यू से, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तो अब देखिए, अब हमने पढ़ा कि डेल्टा जी की अभी रिलेशन हमने पढ़ी थी, डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू माइनस NF EMF ऑफ सेल, ये हमने कंडीशन पढ़ी, इक्वेशन हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा कि जो गैल्वेनिक सेल है उसकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप होगी, सेल वर्क करेगा, सेल के अंदर एक्चुअल में रिएक्शन होगी। वो किस पे डिपेंड करता है कि अगर डेल्टा जी हम गैल्वेनिक सेल के लिए निकालें तो वो नेगेटिव आ जाए। अब नेगेटिव कब आएगी, वो इस इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा जी का रिलेशन EMF ऑफ सेल से है। तो देखिए n की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, सॉरी n की वैल्यू ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज पॉजिटिव, फैराडे 96500 कूलम, ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन डेल्टा जी की वैल्यू अगर डिपेंड करती है साइन के ऊपर तो वो EMF ऑफ सेल, क्योंकि इनके जो साइन है वो तो इक्वल ही रह रहे हैं। तो अब EMF ऑफ सेल पे डिपेंड करती है डेल्टा जी की वैल्यू, कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव आती है तो वर्किंग है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, वो होगी स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल। अब देखते हैं, अब पहला केस मान लेते हैं कि जो EMF ऑफ सेल है वो कैसा आ गया, EMF ऑफ सेल इज पॉजिटिव।
EMF ऑफ सेल इज पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, देखिए EMF ऑफ सेल क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल इस टर्म की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव। इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव रखा, EMF ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मान लीजिए 0.24 वोल्ट आ गई, तो पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो तो ये पूरे की जो वैल्यू वो किस में आएगी, नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव में आएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। देयरफॉर डेल्टा जी की जो वैल्यू वो क्या आएगी, नेगेटिव। देयरफॉर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। आपने 11th के अंदर पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स के फसला में। उसके बाद सेकंड कंडीशन मान लेते हैं कि EMF ऑफ सेल है, जो EMF सेल की वैल्यू आई नेगेटिव, EMF ऑफ सेल की वैल्यू आई नेगेटिव, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे हम अब EMF ऑफ सेल की मान लीजिए -0.24 वोल्ट आ गई, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा जी की वैल्यू किस में आई, प्लस में। देयरफॉर जो डेल्टा जी की वैल्यू है, डेल्टा जी की वैल्यू वो कैसी आई, पॉजिटिव। अब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। इट मीन्स कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन है जो गैल्वेनिक सेल की, या फिर गैल्वेनिक सेल को वर्किंग कंडीशन में आना है, तो उसके लिए उसको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लेके आना पड़ेगी। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि जो EMF ऑफ सेल है, किसी भी कंडीशन में जो EMF ऑफ सेल है वो कैसा आना चाहिए, वो आना चाहिए पॉजिटिव। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे जो माइनस प्रोडक्ट करके आपको पता है मैंने अभी, वो आता है, उससे डेल्टा जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, सेल काम करेगा, सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी बना पाएगा। अगर आता है EMF ऑफ सेल नेगेटिव, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। कैसे आएगी मैंने बताया। अब वहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये था स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे, रिएक्शन देके बोले कि बताइए ये सेल वर्किंग करेगा नहीं करेगा, तो आप क्या निकालोगे, आप उसकी डेल्टा जी की वैल्यू निकालोगे। किस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से। कैसे, उसकी नेट रिएक्शन लिखोगे, EMF ऑफ सेल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर EMF ऑफ सेल की वैल्यू आ जाती है क्या, नेगेटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर EMF ऑफ सेल की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, तो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। क्यों, डेल्टा जी की वैल्यू होगी नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर है ये। चलो नोट कीजिए। ओके, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने दो चीजें पढ़ ली, रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद EMF ऑफ सेल, एंड सेकंड थिंग इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, की जो गैल्वेनिक सेल है वो वर्किंग होगा या भी नहीं होगा। ओके, तब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नॉस्ट इक्वेशन। तो अब पढ़ते हैं हम नॉस्ट इक्वेशन। अब देखिए नॉस्ट इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन विच टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ concentration of electrolyte solution and temperature किसके ऊपर, on EMF of cell, on EMF of a cell। कि ऐसी इक्वेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर का इफेक्ट बताए, किसके ऊपर बताए, EMF ऑफ सेल के ऊपर, उस इक्वेशन को बोलते हैं हम नॉस्ट इक्वेशन। अब जो नॉस्ट इक्वेशन है वो दो तरह की होती है। एक नॉस्ट इक्वेशन होती है नॉस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो नॉस्ट इक्वेशन होती है। अब देखिए हमेशा जो वैल्यू है नॉस्ट इक्वेशन में वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की होनी है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन निकालने के लिए हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंसीडर करें या रिडक्शन को,
ऑक्सीडेशन को कर रहे थे सर, बिल्कुल नहीं, हम करते हैं रिडक्शन रिएक्शन को। रिडक्शन रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शन होनी है, Mn पॉजिटिव n इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट होता है M सॉलिड में, एक्वस था जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एटम की स्टेट में आ गया, तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। तो अब इस रिएक्शन के लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी E, और किसके लिए, ये मतलब है सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसके लिए, Mn पॉजिटिव से M सॉलिड के लिए, विल बी इक्वल टू E नोट, E नोट कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, किसके लिए, Mn पॉजिटिव से M सॉलिड के लिए, माइनस पॉइंट, या फिर आप कहिए 0.0591 बाई n log Q, log Q। अभी देखिए फाइनल इक्वेशन नहीं है, या इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ। इसको ये मैंने सीधा शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मैं पहले डिटेल बताता हूँ आपको कि -2.303 RT बाई में NF log Q, log Q, Q मीन्स रिएक्शन क्वोशेंट, Q मीन्स रिएक्शन क्वोशेंट। तो मैं पहले रिएक्शन क्वोशेंट ही आपको बता देता हूं, Q है यहाँ पे रिएक्शन क्वोशेंट, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और इनकी जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो रेज टू पावर दियर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू पावर दियर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इतना आपने 11th में पढ़ा है। अब बिल्कुल भी 11th में नहीं पढ़ के हो तो कैसे काम चलेगा, है ना, फिर भी मैंने बताया है, चलो आगे रिएक्शन में बता भी दूंगा जहां पे जरूरत पड़ेगी। तो अब जो इस इक्वेशन को जो हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए वहां पे जो R है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके। और जो T है, टेम्परेचर को हम मान लेते हैं 298 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है। और F फैराडे है, फैराडे क्या है 96500 कूलम्स, 96500 कूलम्स। ये जो तीनों हैं ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये तीनों हैं जो वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब इन तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। साथ में क्या है 2.303, साथ में क्या है 2.303। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर हम हटा दें, तो क्या होगा, जो E है किसके लिए, Mn पॉजिटिव से M सॉलिड के लिए, विल बी इक्वल टू E नोट Mn पॉजिटिव से M सॉलिड के लिए माइनस 0.0591 डिवाइड बाई में n log Q, बोलिए सही है। अब यहाँ पे log Q क्या हो जाएगा, देखिए जो Q है रिएक्शन क्वोशेंट, अब इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, Q को हटाता हूं मैं, लगाता हूं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है M डिवाइड बाई में रिएक्टेंट क्या है Mn पॉजिटिव। तो अब इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन क्वोशेंट है वो बनेगा ये, अब बोलोगे सर ये कैसे लगाया, ये समझ नहीं आया, ये क्यों लगाया। देखिए वो जो टर्म है वहाँ पे है 2.303 इंटू R 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 डिवाइड बाई में n को हमने छोड़ दिया क्योंकि n हमने देख रखा है, हमने सिर्फ हटाया क्या है फैराडे क्या है 96500। अब जब आप इन चीज़ों को हर बार कैलकुलेट करने की बजाय हर न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेट करना ही, हमने शॉर्टकट बना दिया कि इन सारी चीज़ों को एक बार ही कैलकुलेट कर लिया, और इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता हुआ था 0.0591। चाहो तो आप करके देख सकते हैं उसको, चलिए कीजिए, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, कीजिए आप। हाँ जी हो गया।
वेरी गुड। तो आपने कैलकुलेट करके देख लिया, जो अपने कैलकुलेशन हो यही आती है, सही है, वेरी गुड। तो इसी वजह से मैंने इसको हटा दिया, आर को भी हटा दिया, टी को भी हटा दिया, एफ को, इन सारी टर्म्स को कैलकुलेट मैंने इस तरह से करके डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बता दिया। और अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा ही कि जो प्योर लिक्विड है या फिर प्योर सॉलिड है या फिर गैस है एट 1 atm, कि जब गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 atm है, या फिर कोई प्योर लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन, इन सभी की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको आप हमेशा 1 रखेंगे। इन सभी की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको आप 1 रखेंगे। प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड या फिर गैस, गैस हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस पे, 1 atm पे। अगर गैस का टेम्परेचर अलग है तब 1 नहीं रखोगे। गैस का टेम्परेचर मतलब गैस का प्रेशर अगर 1 atm है तो ही आप इसको 1 रख सकते हैं। तो लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, गैस के लिए ये 1 atm पे मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो इसी वजह से देखियो इस इक्वेशन में अगर m की वैल्यू, m क्या है, m सॉलिड है, तो इसकी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, 1। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1। इसीलिए मैं इस इक्वेशन को अब लिख सकता हूँ E mn प्लस m सॉलिड विल बी इक्वल टू E नॉट mn पॉजिटिव से m के लिए 0.059 बाई में n और log 1 डिवाइड बाई में mn पॉजिटिव डिवाइड बाई में mn पॉजिटिव। तो इट विल बी आवर फाइनल इक्वेशन, इट विल बी आवर फाइनल इक्वेशन। तो ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन नॉस्ट इक्वेशन की, जो किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा, रिडक्शन। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हम पुट करेंगे वो सारी किसके अंदर, ई नोट की वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल, ई की वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल ही आएगी नॉस्ट इक्वेशन के द्वारा। बोलिए, नोट कीजिए, समझ आया है, वेरी गुड, नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया, बोलिए, वेरी गुड, नोट हो गया है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम रिडक्शन की रिएक्शन को कंसीडर करते हैं कि जो रिडक्शन, जो नॉस्ट इक्वेशन की जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, बेसिक इक्वेशन है। जो देखिए मोस्टली 99% आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से सोल्व हो जाएंगे, बट हो सकता है कभी कभार इसकी भी जरूरत पड़ जाए, इसीलिए मैंने आपको डिटेल्ड मेथड भी बताया है और शॉर्टकट भी बताया है। मोस्टली आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपको लर्न होने, ये 891 नहीं है, ये 591 है। ओके, तो उसके बाद ये यहाँ तक आई कैसे कि ये क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद अब मैंने आर टी 2.303 और एफ को हटा के क्या लगा दिया, 0.059 n log। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये कैसे बन गई, क्योंकि ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था। अब प्योर सॉलिड लिक्विड गैस की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, 1, इसलिए m की जगह गया 1, m की जगह 1 आते ही इक्वेशन बन गई है अपनी। तो ये इट विल बी आवर फाइनल इक्वेशन फॉर नॉस्ट इक्वेशन, और किसके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। नोट कीजिए। ओके, नोट तो आपने कर लिया है, वेरी गुड। तो चलिए चलते हैं आगे। अब ये हमने पढ़ी है नॉस्ट इक्वेशन किसके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब हम पढ़ते गैल्वेनिक सेल के लिए, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ी है, तो अब ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हम पढ़ते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं अब सेकंड जो फॉर्म है नॉस्ट इक्वेशन की, वो किसके लिए है, फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखिए जो सेल है उसके अंदर एक रिएक्शन थोड़ा यूनि रिडक्शन, उसके अंदर दोनों ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो अब उसके लिए जो इक्वेशन बनती है, देखिए उसके मान लेते हैं हम, उसके अंदर रिएक्शन क्या हुई कि जो एक ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके बनाता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब इसका कोई ना कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है और इसका भी होता है। तो सभी के हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लिए, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के अंदर रिएक्शन ऐसी होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं किसी भी इक्वेशन का, जैसे कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स राइज कॉपर प्लस 2 साथ में 2Ag सॉलिड। तो देखिए ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो इस रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, जिसको हमने A मान लिया, और इस कॉपर को हमने ये A मान लिया। अब ये एक दूसरा रिएक्टेंट है Ag पॉजिटिव, इसको हमने मान लिया B, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको मान लिया हमने स्मॉल b।
ये दोनों प्रोडक्ट थे, तो एक प्रोडक्ट तो ये है x जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, एक प्रोडक्ट है ये Ag सॉलिड जिसको हमने मान लिया y, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कौन है 2 जिसको हमने मान लिया स्मॉल y। तो अब जरूरी थोड़ा है कि हर बार 1 2 और ये, तो हमने मान लिया कि जो a का था वो a है, b का b है, x का x है, y का y है। तो ये रिएक्शन होती है एक गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो मैंने गैल्वेनिक सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके लिए जो नस्ट इक्वेशन है वो आती है क्या, नस्ट इक्वेशन इसके लिए आती है EMF या फिर E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई में n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर कहिए आप रिएक्शन क्वोशिएंट। अब इसके लिए भी क्या होता है रिएक्शन क्वोशिएंट। अब इसके लिए जो रिएक्शन क्वोशिएंट है, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है मैंने बताया था, प्रोडक्ट बाई में रिएक्टेंट। तो मैं Q की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करता हूं, प्रोडक्ट देखिए प्रोडक्ट कौन है x, उसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है y, उसकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को रेज करते हैं हम उनकी पावर से, स्टोइकियोमेट्रिक पावर से। तो x की पावर x, y की पावर y, क्या थे ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कि उनकी पावर हम बना देते हैं जो उनके बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। अब ये होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब डिवाइड करते हैं हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन था A, रिएक्टेंट कौन था B। अब स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करें, उनकी कंसंट्रेशन को। अब इनकी पावर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनकी पावर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये फाइनल इक्वेशन बनती है, फाइनल इक्वेशन बनती है किसके लिए, फाइनल इक्वेशन बनती है सारे EMF ऑफ सेल के लिए। E मीन्स EMF ऑफ सेल, और हर वैल्यू किस में नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ये नस्ट इक्वेशन है EMF ऑफ सेल के लिए। अब बोलोगे सर दोनों के लिए बता तो दी, अब होती ये है बट ये नहीं बता कि ड्राइव कहाँ से हुआ है, कि ये ड्राइव कहाँ से हुआ है। तो चलिए ड्राइव भी करते हैं हम इसको। तो पहले आप समझिए कि इन दोनों को मेमोराइज कीजिए एक बार कि ये इस तरह से रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशिएंट ये क्यों बना, आपको पता लग गया, वेरी गुड। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आई कैसे है, डेरिवेशन कैसे है। तो देखिए डेरिवेशन हम करते हैं, तो अब हम डेरिवेशन करते हैं कि नस्ट इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो कैसे होता है, वो ड्राइव कैसे होती है नस्ट इक्वेशन। अब इसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन को मेमोराइज कीजिए। इक्वेशंस, तो नस्ट इक्वेशन ड्राइव कैसे हुई है, तो देखिए नस्ट इक्वेशन ड्राइव हम करते हैं फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ वेन थॉप इक्वेशन। वेन थॉप इक्वेशन, अब जो वेन थॉप इक्वेशन थी 11th के अंदर हमने पढ़ी थी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log Q, RT log Q। ये हमने +1 के अंदर इक्वेशन पढ़ी है बोलिए, हाँ जी पढ़ी है। अगर आपके केमिस्ट्री टीचर ने थर्मोडायनामिक्स को हल्के से भी पढ़ाया है तो ये इक्वेशन जरूर पढ़ा होगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो अब देखिए, अब इस इक्वेशन से हम करते हैं कैसे कि डेल्टा जी की वैल्यू हमारे को पता है, डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो हमारे को पता है -NF EMF ऑफ सेल, साथ में डेल्टा जी नोट की वैल्यू पता है -NF E नोट ऑफ सेल। ये दोनों इक्वेशन मैंने आपको करवाई हैं आज ही। तो अब इन्हीं को इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो डेल्टा जी की तरह, डेल्टा जी की जगह इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो आता है -NF E नोट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू, डेल्टा जी नोट की जगह ये वैल्यू -NF E नोट ऑफ सेल, और साथ में प्लस 2.303 RT log Q। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हाँ जी, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं। देखिए मैं इसको इधर लेके जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या होगा उससे, देखिए ये यहाँ पे आके -2.303 RT log Q, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इधर क्या था -NF E नोट ऑफ सेल, ओके। अब ये इधर आके हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो NF E ऑफ सेल, NF
ई ऑफ सेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट हैंड साइड से हम क्या करते हैं, हम माइनस एन एफ को कॉमन हम एन एफ को कॉमन ले लेते हैं, सिंपल एन एफ को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा माइनस ई नॉट ऑफ सेल, इधर क्या बचा ई ऑफ सेल, कोई दिक्कत। दोनों इक्वेशन से एन एफ को कॉमन ले लिया तो यहाँ से एन एफ जाने के बाद बचा माइनस ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ से एन एफ जाने के बाद बचा ई ऑफ सेल। ओके, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई ऑफ सेल को पहले लिख लेते हैं, ई नॉट ऑफ सेल को बाद में लिख लेते हैं। ओके, देखिए मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ई ऑफ सेल को मैंने पहले लिख लिया, माइनस की चीज़ को मैंने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम सर। अब इधर क्या है, इधर है माइनस 2.303 RT log Q। ओके, अब क्या करता हूँ अब मैं इस एन एफ को इधर भेज देता हूँ, तो मैंने एन एफ यहाँ से हटा दिया है और मैंने एन एफ को यहाँ पे लगा दिया है। मैंने एन एफ को, चलो नहीं तो आपको जब नोट करोगे तो प्रॉब्लम होगी, चलो मैं लिख देता हूँ एन एफ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं करके बताता हूँ कि माइनस 2.303 RT log Q डिवाइड बाई में एन एफ, इधर क्या रहता है ई ऑफ सेल माइनस ई नोट ऑफ सेल। और नेक्स्ट इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम निकालते हैं ई ऑफ सेल की वैल्यू, ई एम एफ ऑफ सेल की वैल्यू, तो बस इसको इधर भेज देते हैं हम, तो ये आता है ई ऑफ सेल, ये इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो ई नोट ऑफ सेल। अब साथ में क्या था माइनस 2.303 RT log Q डिवाइड बाई में एन एफ, कोई प्रॉब्लम। देखिए मैंने इस टर्म को इधर भेज दिया तो ये जो टर्म है ये आके इधर प्लस में हो जाएगी, तो इधर की इक्वेशन क्या बनी ई नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT log Q बाई में एन एफ, और इधर क्या बचेगा ई ऑफ सेल, तो मैंने बस रीअरेंज करके लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन की। बोलो सर ऐसी तो इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ी थी, क्या बोलो ऐसी इक्वेशन नहीं पढ़ी क्या भाई, ऐसी इक्वेशन थी। बस हमारे क्या करना है, आर की वैल्यू रख देते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू रख देते हैं, फैराडे की वैल्यू रख देते हैं, और इन सभी को हटा के फिर क्या रख देते हैं 0.059 बाई में एन, क्यू की जगह दोनों रिएक्शन के लिए क्वेश्चन। तो चलिए उसको भी करते हैं, तब तक नोट कीजिए इसको आप डेरिवेशन को। ओके, डेरिवेशन समझ आई है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नोट हो गया, तो देखिए दोबारा से बताता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन हम करते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन, जो है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस में 2.303 RT log Q। अब डेल्टा जी की वैल्यू ये पुट कर दी, डेल्टा जी नोट की वैल्यू ये पुट कर दी। ओके, अब मैं इस टर्म को इधर, जो मैंने इस टर्म को मैं इधर ले गया और इस टर्म को मैंने उधर ले आया, तो मैं इक्वेशन बनी ये। अब मैंने राइट हैंड साइड से एन एफ को कॉमन ले लिया, इक्वेशन बनी ये माइनस ई नॉट ऑफ सेल प्लस ई ऑफ सेल, बस रीअरेंज करके लिख दिया, माइनस की टर्म को बाद में लिख दिया, प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एन एफ को इधर ले आया मैं, नो प्रॉब्लम, इधर बचाइए। फिर मैं ई नॉट ऑफ सेल को बस इधर ले आया, तो मैंने इक्वेशन को राइट कर दिया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT log Q बाई में एन एफ। तो ये था अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन से वो दोनों इक्वेशन कैसे आती हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो मैंने बस फाइनल इक्वेशन को छोड़ा है। अब हम देखते हैं कि वो इक्वेशन कैसे बनी। तो देखिए अब नेक्स्ट इक्वेशन हमने एक तो पढ़ी थी, नेक्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एम एन पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट हो जाता है एम सॉलिड में। हाँ जी बोलिए। तो अब इस इक्वेशन के लिए मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालूं तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसकी कंसंट्रेशन 1, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी एम एन ए पॉजिटिव, 1 बाई में एम एन ए पॉजिटिव। बस अब इस क्यू की जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए क्या बनेगी ई। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए मैं सेल लिखूँ या ये इक्वेशन लिखूँ, मैं लिखता हूँ ये ई क्या, एम एन पॉजिटिव से एम सॉलिड विल बी इक्वल टू ई नॉट, किसके लिए, एम एन पॉजिटिव से एम सॉलिड। ओके, माइनस क्या, देखिए आर की वैल्यू 8.314,
टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, फैराडे की वैल्यू 96500। अब इन सारी चीज़ों को 2.303 को इसको भी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आता है, हमारा आंसर आता है 0.0591। नीचे सिर्फ कौन बचा, n, सिर्फ कौन बचा, n, साथ में लॉग। और q की वैल्यू देखिए, इस q की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए हो जाएगी ये, तो 1 में mn पॉजिटिव। तो यही तो होती है जो फाइनल इक्वेशन होती है अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन की, वो यही तो होती है। ओके, तो अब हमने डिराइव कर ली है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब हम करते हैं नस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, कि सेल के ईएमएफ के लिए। अब सेल का जो ईएमएफ है, अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि कोई रिएक्टेंट ए था, उस रिएक्टेंट बी के साथ दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे, उन्होंने रिएक्ट करके क्या बनाया, x प्लस वाई, उन दोनों के भी कोई ना कोई रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे। अब इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन कोएफिशिएंट हम क्या निकालते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट आता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यही तो होता है। बस इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो E ऑफ सेल, तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी E ऑफ सेल इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस, अब देखिए फिर से 2.303 R T और F को सोल्व करके मैं लिख देता हूँ 0.0591 डिवाइड में क्या रह जाएगा N बाई में लॉग, और Q की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, ये X रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y डिवाइड बाई में a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b। और यही तो होती है फाइनल इक्वेशन फॉर नस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो इस तरह से हमने दोनों ही इक्वेशन को डिराइव किया, कि जो हमने अभी डिराइव की थी नस्ट इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन है, उसके अंदर बस Q की वैल्यू को पुट किया, सिर्फ Q की वैल्यू को पुट किया, Q की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन के लिए, Q की वैल्यू सेल की रिएक्शन के लिए, बस हमारे को फाइनल इक्वेशन मिल गई दोनों की। अब दोनों ही इक्वेशन आपको मेमोराइज होनी चाहिए, दोनों जो इक्वेशन है वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर है, नोट कीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया है। अब अगर आपने नोट कर लिया है तो अब दोनों इक्वेशन हमने जो सीखी हैं, अब इनको समझते हैं। अभी तो सिर्फ सीखी हैं, मेमोराइज की हैं कि कैसे आई, कहाँ से आई। अब सीखते हैं क्यों आई, किस लिए ज़रूरत पड़ी, वाई वी नीड दीज इक्वेशंस। तो दीज इक्वेशंस आर नीड टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो अब उनको हम सीखते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो हम करते हैं इनके ऊपर कुछ इजी से न्यूमेरिकल्स। तो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, और न्यूमेरिकल्स के अंदर चलो वो तो मैं टॉपिक आपको बाद में ही बताऊंगा, रिलेशन विद ईएमएफ ऑफ सेल विद डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए, न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है डिराइवेशन की, हमने नस्ट इक्वेशन को डिराइव कैसे किया है और उसकी जो इक्वेशन बनती क्या है। अब दोनों ही इक्वेशन हमने देखी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी और हमने ईएमएफ ऑफ सेल के लिए भी। तो अब उसकी टर्न आती है अप्लाई करने की, क्योंकि हमने वो सीखी ही क्यों है। तो अब वो कंसेप्ट समझ कहाँ से आता है, न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल्स आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री कंसेप्ट्स, कि केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट्स हैं बेटा, वहाँ उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए जितनी भी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छा वे है। न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं तो एक्चुअल में हम सीखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं, हम इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, चलिए सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड आउट कीजिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Zn2 Zn+2, कि ये इलेक्ट्रोड दे रखी है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये जो इलेक्ट्रोड है उसको दे रखा है। और Zn+2 आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो भी दे दी हमारे को 0.1 मोलर, वो भी दे दी हमारे को 0.1 मोलर। और टेम्परेचर कंडीशन दे दी 25 डिग्री सेल्सियस, और साथ में दे दिया हमारे को
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, और पूछा है कैलकुलेट ई, सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे को निकालनी है। और मैंने आपको बताया है कि नस्ट इक्वेशन से ही निकलता है जो किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो इसलिए इस न्यूमेरिकल के अंदर हम अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन इसके लिए क्या होती है, देखिए ये एक सिंगल सेल दे रखा है हमारे को, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हमारे से पूछा है। तो अब इक्वेशन देख कर आपको समझ आ रहा है, तो इसी के लिए हम लगाएंगे EZn +2। अब E नोट ऑफ सेल आपको याद है नस्ट इक्वेशन -0.0591/n log Q, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो अब देखिए, अब हमारे को क्या क्या चाहिए है, E नोट ऑफ सेल, E नोट ऑफ सेल है, बिल्कुल है E नोट ऑफ सेल, और साथ में क्या चाहिए n। अब n कैसे निकलता है, n को निकालने के लिए हमारे को लिखनी पड़ती है हाफ रिएक्शन। अब हाफ रिएक्शन हम लिख लेते हैं। इसके लिए ये क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन, मीन्स ये क्या है, जो जिंक सॉलिड है वो Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और जब जिंक Zn+2 के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। देयरफॉर अब जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वही होते हैं n, तो n क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए, 2, इसलिए n की जो वैल्यू वो क्या लेंगे हम, 2। तो हमने n की वैल्यू लिख ली, कहाँ से ली, हमने निकाली हाफ रिएक्शन से, n की वैल्यू आ गई। अब हमारे को लिखना है, बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो मैं अब ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं E नोट ऑफ सेल। देखिए E नोट ऑफ सेल ये दे रखा है। अब इस चीज़ को नोट कीजिए आप, अब आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि हमारे को जो ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है ऑक्सीडेशन की, ये जो वैल्यू दे रखी है वो है ऑक्सीडेशन की। बट हमारे को इस फॉर्मूले के अंदर नस्ट इक्वेशन के अंदर हर जगह जो वैल्यू पुट करनी होती है वो किसकी करनी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अब ये ऑक्सीडेशन की है, तो इसको हम रिडक्शन में बदल देते हैं। बस क्या करते हैं, इसको रिडक्शन में बदलने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल में बदलने के लिए साइन चेंज कर देते हैं, दैट इज 0.7618 वोल्ट, और उसके आगे लगा दिया माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, इसको मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दिया। क्योंकि कैसे पता लगा कि ऑक्सीडेशन की है, Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की थी, बट लेने किसके, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया बाय चेंजिंग साइन, बाय सिंपली चेंजिंग साइन। तो देखिए अब E की वैल्यू अब हमारे पास ये आ चुकी है, कितनी है, -0.7618 वोल्ट -0.0591 बाई में n की वैल्यू भी हम निकाल चुके 2 log। अब हमारे को चाहिए Q। अब इस रिएक्शन के लिए Q क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन के लिए Q क्या होता है, Q होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसकी जो प्रोडक्ट है वो कौन है, Zn+2। अब हमारे को देखिए ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑक्सीडेशन को, बट हमारे को लेना क्या होता है, रिडक्शन। हमारे को जो रिएक्शन है उसको उल्टे वे के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे को लेना होगा, कि जैसे ये जो रिएक्शन थी वो ऑक्सीडेशन को दिखा रहा, बट हमारे को लेना था रिडक्शन। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन को लेके रिडक्शन अगर करेगा तो Zn सॉलिड में बदलेगा। तो अब इस इक्वेशन में हम प्रोडक्ट बाई में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन वो किसकी हो जाएगी, Zn की, डिवाइड बाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Zn+2 की, Zn+2 की, और Zn+2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि प्योर ये जिंक है, जो ये सॉलिड है, सॉलिड की जो कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं 1, सॉलिड की जो कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं 1, नो प्रॉब्लम। तो अब बस सोल्व कर दो, -0.7618 वोल्ट, और देखिए इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं 0.09 को हम आपने सीखा है कि जब 5 से बड़ा होता है तो नेक्स्ट को हमें एक बढ़ा के लिख देते हैं 60, डिवाइड बाई में 2 log। अब देखिए Zn+2 है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे को दे रखी 0.1 मोलर, तो 1 बाई में 0.1। अब इस 0.1 को मैं सोल्व कर देता हूँ। देखिए 0.1 को डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 से डिवाइड। अब ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे आ गया 10। अब 10 यहाँ पे आ गया,
log 10 की वैल्यू आपको पता है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 2 से इसको कैंसिल कर दो। ओके, तो ये आ गया -0.7618 माइनस 0.030 और log 10 की वैल्यू 1। सोल्व कर दीजिए। सोल्व करेंगे तो हम दोनों को ऐड हो जाएगा, तो -0.8 और 1, 6 और 3 9 एंड 7। तो इट विल बी फाइनल आंसर ऑफ आवर न्यूमेरिकल। इट विल बी फाइनल आंसर ऑफ आवर ए न्यूमेरिकल। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट किया। हमने यहाँ पे अप्लाई किया नॉन्स्ट इक्वेशन की, जो फाइनल इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। तो फाइनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये होती है, बट ये आई कहाँ से है ये भी मैंने आपको बताया। अब क्या दे रखा था रिएक्शन में, पूछा था ये दे क्या रखा था, E0 ऑफ सेल, बट वो किस में दे रखा था, ऑक्सीडेशन में। उसको बदल दिया रिडक्शन में, क्योंकि नॉन्स्ट इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ें किसके अंदर अप्लाई करनी होती हैं, हमारे को अप्लाई करनी होती हैं हमेशा ही रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। अब n की वैल्यू हाफ रिएक्शन को निकाल के लिखी। फिर Q कैसे निकाला हमने कि हमारे को वैल्यू हमेशा किस में लेनी, रिडक्शन में, तो रिडक्शन रिएक्शन लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1/, में Zn+2 कैसे दे रखी थी, 0.1 को सोल्व कर लिया, log 10 आ गया, log 10 की वैल्यू 1। अब इसको हमने राउंड ऑफ करके 0.60 लिखा, 2 से डिवाइड कर 0.03, बस सिंपली हमने फिर दोनों को ऐड कर दिया और आंसर आ गया -0.7918 वोल्ट। तो नोट कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था ये। ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को रीड आउट कीजिए। हाँ जी, रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। भाई ऐसे पहले तो सेल को रिप्रेजेंट करना है जिसकी रिएक्शन हमारे को दे रखी है। उसके बाद कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ हमारे को कैलकुलेट करना है। और दोनों के जो दोनों दो हाफ सेल हैं, देखिए Mg सॉलिड से Mg पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो गया, Ag पॉजिटिव से Ag सॉलिड रिडक्शन हो गया। तो Mg पॉजिटिव जो हाफ सेल है और Ag पॉजिटिव जो हाफ सेल है, दोनों के स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारे को दे रखी है। तो बस बिल्कुल सिंपल है। पहले तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो पहले तो सेल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन क्या है, Mg से Mg+2। तो पहले हम लिखेंगे मेटल का एटम Mg सॉलिड, फिर एक सिंगल लाइन, फिर क्या लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन Mg+2, फिर क्या लिखनी होती है उसकी कंसंट्रेशन 0.130 मोलर, ये कंसंट्रेशन लिख दी, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या लगाते हैं हम साल्ट ब्रिज। उसके बाद हम क्या लिखते हैं रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में हम क्या लिखते हैं, पहले आयन तो लिखते हैं Ag+। अब उसके साथ उसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंगल लाइन। फिर क्या लिखते हैं उसका एटम सॉलिड स्टेट में Ag सॉलिड। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सिंपल था, मैंने पहले 2-3 एग्जांपल पहले करवाए थे और अब एक और हो गया। अब बोलता है कि ये रिएक्शन हमारे को दे रखी है, कैलकुलेट ई ऑफ सेल। हमारे को ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। तो अब इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल हम निकालते हैं। अब इस सेल के लिए जो ईएमएफ ऑफ सेल बनेगा, ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई में n log। अब होता है रिएक्शन क्वोशेंट। क्या होता है रिएक्शन क्वोशेंट? अब रिएक्शन क्वोशेंट मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका। अब इस इक्वेशन के लिए सीधा रिएक्शन क्वोशेंट हम लिखते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में लिख देता हूं। देखिए प्रोडक्ट क्या है Mg+2, कंसंट्रेशन को हम दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, Ag। अब Ag सॉलिड है। अब इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो रेज टू पावर। उसके बाद रिएक्टेंट क्या है, एक तो Mg सॉलिड, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा देते हैं। दूसरा रिएक्टेंट क्या है, Ag पॉजिटिव। अब उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है
2, तो रेज टू पावर 2। मैंने ये चीज़ आपको बताई है डेरिवेशन के टाइम पे। तो अब इस इक्वेशन, इस रिएक्शन का जो, इस सेल का जो ईएमएफ हमारे को निकालना है वो इस तरह से निकलेगा ना इस इक्वेशन से। तो अब हमारे को क्या क्या चाहिए, ई नोट ऑफ सेल क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, एन भी नहीं दे रखा है, इन दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है। अब देखिए दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर प्योर सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन होती है 1, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। दूसरा ये भी सॉलिड है, इसकी भी कंसंट्रेशन 1, तो ये दोनों तो चीज़ें गायब होगी। अब हमारे को बस Mg+2 की और Ag+ की कंसंट्रेशन चाहिए, वो हमारे को गिवन है। तो अब हम अप्लाई करते हैं। अब हम सबसे पहले निकालते हैं ई नोट ऑफ सेल और साथ में एन। अब एन निकालने के लिए हमारे को क्या लिखना पड़ता है, हाफ रिएक्शंस। तो हाफ रिएक्शन हमारे को दिख रही है Mg से Mg+2, तो Mg सॉलिड से हुआ Mg+2 और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं। अब Ag+ कितने हैं, 2। अब उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2Ag+ ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कन्वर्ट हो गए 2Ag सॉलिड में, कन्वर्ट हो गए 2Ag सॉलिड में। इट मीन से हमारे को पता लग गया कि ये तो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये है रिडक्शन हाफ सेल। एक है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम देखते हैं कि अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स दोनों कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। देयरफॉर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमारे को चाहिए क्या, ई नोट ऑफ सेल। अब ई नोट ऑफ सेल हमने निकालना सीख रखा है कि ई नोट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये भी हमने पढ़ रखा है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब ई नोट ऑफ कैथोड क्या है, अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन की, तो ये है ई नोट की रिएक्शन। अब ये ई नोट ऑफ एनोड क्या था, ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन हाफ। अब क्या इनकी वैल्यू हमारे को दे रखी है, देखिए ये रही। अब दोनों की वैल्यू कौन सी लेनी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो कैथोड पे होती है रिडक्शन की रिएक्शन, ये Ag वाली, तो ये है ई नोट ऑफ कैथोड की वैल्यू और ये है ई नोट ऑफ एनोड की वैल्यू। बस यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या जो इक्वेशन में दे रखा है, डाटा गिवन है, वो रिडक्शन के लिए। देखिए आयन से सॉलिड में रिडक्शन है, आयन से सॉलिड में रिडक्शन, तो कोई वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू पुट अगर हम करते हैं तो ई नोट ऑफ कैथोड क्या है, ये रहा 0.80 वोल्ट, माइनस ई नोट ऑफ एनोड ये रहा माइनस 2.37 वोल्ट। कोई दिक्कत बोलिए, ओके। तो मैंने सीधा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू ये रही, एनोड की वैल्यू ये रही, तो अब माइनस माइनस कर देते हैं प्लस। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऐड कर देते हैं सिंपली 7, 8 और 3 1 और 3.17 वोल्ट आ गया। तो हमारे पास ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.17 वोल्ट। ओके, अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमारे को कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। तो बस इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, तो ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल आ गया 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई में एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, ओके, इनटू लॉग, नो प्रॉब्लम। अब कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2, कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 0.13, तो मैं लिखता हूँ 0.130, नो प्रॉब्लम, डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव 0.001 मोलर, 0.001 मोलर, मोलर से मोलर हो जाएगा कैंसिल। ओके, अब उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.3 इंटू 10⁻⁻1, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। साथ में अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। क्यों क्या था, 0.001 था, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻4। अब देखिए हमने एक चीज़ छोड़ दी, रेज़ टू पावर 2 था, रेज़ टू पावर 2, तो रेज़ टू पावर 2, तो अब रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -8, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है 10⁻⁻8। अब नीचे है 10⁻⁻8, ऊपर लेके आएंगे तो ऊपर मैं इसको लिख सकता हूँ 10
और पावर नीचे माइनस के तो ऊपर आ जाएगी प्लस की, तो 10⁸8। अब मैं इस टर्म को यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप आप मैंने क्या किया आपको समझ आया है। मैथ का कॉन्सेप्ट था बिल्कुल सिंपल। तो अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये आ गया 3.17 इंटू 0.059/2 इंटू, अब इस टर्म को अगर हम सोल्व करते हैं तो लगभग आंसर आता है 7.1138 कुछ, अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आता है। बस फिर क्या है, अब कैलकुलेट करना है। इसको राउंड ऑफ करके हम 0.30 मान लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं वैल्यू, तो शायद 2.96 वोल्ट कुछ समथिंग इतना आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर बताया है, आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं होगा, बट मैंने कैलकुलेशन आपको सिखा रखी है तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। अप्रोक्सीमेट आंसर इतना आ सकता है, 2.56 भी हो सकता है, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो ये था सिंपली एक न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन के ऊपर, जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, जिसमें पहले हमने सेल को रिप्रेजेंट किया, फिर हमारे को बोला गया कि ईएमएफ ऑफ सेल निकाले, हमने नस्ट इक्वेशन अप्लाई की, ई नॉट ऑफ सेल -1 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमने प्योर सॉलिड की जो कंसंट्रेशन को 1 मान के कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि कैंसिल आउट करना होता है प्योर सॉलिड लिक्विड और गैस एट 1 atm। उसके बाद अब हमारे को जरूरत थी ई नॉट ऑफ सेल की, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब वो कैसे निकलता है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड एनोड की वैल्यू हमारे को गिवन थी, सीधी वैल्यू पुट की। उसके बाद हमारे को वैल्यू निकालनी थी एन की, एन को फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखी हाफ रिएक्शंस। तो हमारे को पता लगा कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, 2, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो एन की वैल्यू मिल गई, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया, बस नस्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। बस फिर सिंपली मैथ को कैलकुलेट हमने किया, मैथ की ट्रिक्स हमने लगाई और उससे हमने आंसर को निकाल दिया। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल, नोट कीजिए। अगर कंसेप्ट सही हैं तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आपका नोट ये हो गया है, वेरी गुड। अच्छा, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल तब तक रीड आउट कीजिए आप। हो गया। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही कंसेप्ट समझाते हैं। न्यूमेरिकल्स करोगे तो ही आएंगे, अगर उनसे डरोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अगर कंसेप्ट अच्छे हैं, आपके बेसिक आपका क्लियर है, साथ में आपको फॉर्मूले लर्न है, तो आपसे न्यूमेरिकल होगा ही होगा। हम बस ये डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल को देखते ही छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप केमिस्ट्री के फील्ड में या फिर आप मेडिकल लाइन के फील्ड में या फिर आप इंजीनियरिंग लाइन के फील्ड में जाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल तो सोल्व करने ही होंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, उनको सोल्व करना सीखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एट व्हाट पीएच ऑफ HCl। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 11th में भी आपने किए होंगे अगर आपके केमिस्ट्री टीचर ने पढ़ाया होगा तो। एट व्हाट पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन, बोला HCl सॉल्यूशन के कितनी पीएच के ऊपर विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, देखिए इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रोड की बात है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड SHEC। अब उसको हम पढ़ेंगे, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो वो एक इलेक्ट्रोड होती है, बस आप ये मान लीजिए, जिसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, जिसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है एट 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन टेम्परेचर। तो शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.118 वोल्ट। तो हमारे को मीन से कि जो कितनी पीएच के ऊपर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना शो करेगी। ओके, H2 गैस इज बबल्ड एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। मीन्स हमारे को जो कंडीशन दे रखी है वो स्टैंडर्ड दे रखी है। देखिए टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन है, प्रेशर की वैल्यू 1 atm है। 80 मीन्स हमारे को स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको पीएच का कंसेप्ट में बता। तो पीएच होता क्या है, पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसका अगर माइनस लॉग हम लेते हैं तो वही पीएच होता है। किसी भी सॉल्यूशन की, एसिडिक सॉल्यूशन की या बेसिक सॉल्यूशन की पीएच अगर हम निकालते हैं, उसका मतलब है कि हम हाइड्रोजन आयन है जो उसकी कंसंट्रेशन का माइनस लॉग निकाल रहे हैं, यही होता है पीएच सिंपली। तो पीएच हमारे को मतलब वो निकालना है। अब बोलता है शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.118 वोल्ट। इट मीन से हमारे को उसने, अब कौन सा है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, तो हमारे को वैल्यू को रिएक्शन कौन सी कंसीडर करनी होती है, रिडक्शन की। हमारे को जो रिएक्शन कंसीडर करनी होती है रिडक्शन की, हमेशा है रिडक्शन वैल्यू निकालते हैं नस्ट इक्वेशन से। तो रिडक्शन अब हाइड्रोजन गैस के लिए क्या हो जाएगा कि H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम में, कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन के
एटम में, ये होगी रिडक्शन की वैल्यू। तो इट मीन्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एक्सचेंज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं 1, तो n की वैल्यू होगी 1। तो एक तो हमारे को हाफ रिएक्शन से n की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा बोला, अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो जो पोटेंशियल शो करती है, पोटेंशियल शो करती है वो ये जो E आएगा, इसका EMF आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा किसके लिए, H पॉजिटिव से H के लिए, वो कितना आएगा -0.118 वोल्ट, -0.118 वोल्ट। क्या कुछ मैंने गलत लिखा है? बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें सही हैं। तो अब बोलता है कि हमारे को निकालना है एट व्हाट pH, कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितनी pH पे आएगा। अब pH निकालने का मतलब हमारे को कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालना है, मीन्स हमारे को कंसंट्रेशन निकालना है। तो अब ये किससे निकलेगा, हम लगाते हैं। अच्छा दूसरा कि जो ये जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है इसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा तब हम मानते हैं कि हम सभी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, जैसे हम लिखते हैं कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है। अब वो कैसे आया, तो हम निकालते हैं कंपेयर करके, रिलेट करके, किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना है जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं 0.0 वोल्ट। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड है, देखिए स्टैंडर्ड बोल रहा हूं मैं, सिंपली नहीं, सिंपली तो दे रखा है, तो वो कितना 0.00 वोल्ट, वो कितना है 0.00 वोल्ट। तो बस अब इस न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं, हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। E किसके लिए, H पॉजिटिव से H के लिए, विल बी इक्वल टू E नोट, कहाँ से, H पॉजिटिव से H के लिए, -0.0591 बाई में N इंटू log 1 बाई में रिएक्टेंट, क्योंकि देखिए ये तो प्योर गैस हो जाएगी 1 atm पे, इसकी कंसंट्रेशन तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि गैस अगर 1 atm पे है तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं लेनी है, उसको 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 लिख दिया। अब नीचे H पॉजिटिव की आएगी, नीचे मैंने कंसंट्रेशन लिख दी H पॉजिटिव की, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने नेक्स्ट इक्वेशन लगा दी। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाती है क्या है, बिल्कुल सिंपल है, N की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, हमारे को बस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालनी है, निकाल लो। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रही -0.118 विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 0, ओके 0.0591, N की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए जो H पॉजिटिव है ये नीचे है, बाई में है, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँ, लोग इसको मैं अगर ऊपर लेके आता हूँ इस तरह से, H पॉजिटिव को मैं ऊपर ले आता हूँ, तो मैं इसकी पावर को क्या लिख दूंगा -1, क्योंकि पावर -1 का मतलब ये क्या होता है कि वो डिवाइड में है, वो नीचे है। ओके, आई होप आपको ये पता है मैथ का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको सिंपली मैं लिख देता हूँ 0.118 वोल्ट, 0 को मैं हटा देता हूँ, ये माइनस है, -0.0591 ये लोग हैं। देखिए अब मैं इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में लिखता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, उसका रीजन है, देखिए लोग, अब आपने पढ़ रखा है कि लोग के साथ अगर पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये पावर जो -1 है आगे आ जाएगी, ये आ जाएगी इस तरह से, और ये हो जाएगा H पॉजिटिव, ये हो जाएगा H पॉजिटिव। अब 1 का तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 1 को मैं हटा देता हूँ, तो ये बच गया -log H पॉजिटिव। अब इसको ध्यान से देखिए एक बार, ये बच गया -log H पॉजिटिव। कैसे आया कि जो लोग के अंदर पावर होती हैं वो आगे आ जाती हैं, तो -1 जो पावर है आगे आ जाएगी, लोग के आगे, नो प्रॉब्लम। 1 को मैंने हटा दिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -log H पॉजिटिव आ गया, मीन्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का -log, और यही तो क्या होता है pH, यही तो क्या होता है pH। तो मैं इसको हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -0.118 -0.059, और इसकी जगह पूरे की जगह क्या पुट कर देता हूँ pH। देखिए यहाँ से सिंपली यही तो चीज़ है ना, तो मैं इसको लगा देता हूँ pH, इसको मैं लगा देता हूँ pH, तो माइनस से कैंसिल, pH की वैल्यू निकाल लेते हैं। pH की वैल्यू है ये, इधर आ जाएगा, तो 0.118 डिवाइड बाई में 0.059 डिवाइड बाई में 0.059, तो डेसिमल से डेसिमल गया, और सोल्व करोगे तो कितना आता है 2। तो pH की जो वैल्यू है, pH की वैल्यू हो कितनी आएगी 2। इट मीन से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड
इतना पोटेंशियल किस pH वैल्यू पे दिखाएगा, pH वैल्यू 2। कब, कि जब टेम्परेचर 298 केल्विन है और गैस का जो प्रेशर है वो 1 atm है। तो इस तरह से हमने ये pH के वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो pH का कॉन्सेप्ट को आना चाहिए। फिर से मैं बताता हूँ, pH निकालने का मतलब होता है ये निकालना। उसके बाद रिएक्शन कौन सी कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, रिडक्शन। तो मैंने रिडक्शन की रिएक्शन लिखी कि H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एटम बनता है। उसके बाद अब इसीलिए यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं 1। उसके बाद E नोट स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए वो कितना होता है 00 वोल्ट। ये कन्वेंशन है, ये हमने मान रखा है। सारी चीज़ें हम इसी को मान के केमिस्ट्री के अंदर सोल्व करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड। तो H पॉजिटिव दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नस्ट इक्वेशन लगा दी। नस्ट इक्वेशन लगाने के बाद सारी वैल्यूज गिवन है, बस मैंने H पॉजिटिव को ऊपर लिया, पावर -1 बना दी, वो आगे आ गई। इसको मैंने pH पुट कर दिया, बस pH को हमने सोल्व आउट कर दिया, pH इज 2। ये था थर्ड न्यूमेरिकल। आई होप आपको क्लियर हुआ है, नोट कीजिए। ओके, तो चलिए हम फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ न्यूमेरिकल को रीड आउट कीजिए तब तक। वेरी इजी न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा लेंथी होगा ये। चलिए अब क्या है न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Ni+2 के से Ni, कि Ni+2 का रिडक्शन होता है निकल एटम के अंदर, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे को निकालना है। जब सेल हमारे को गिवन है, सेल की रिएक्शन, ओके, साथ में सेल का पोटेंशियल भी गिवन है, नो प्रॉब्लम, साथ में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर आयन से कॉपर का उसकी वैल्यू भी दे रखी है। हमारे को निकालना है Ni+2 से Ni। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया। फिर से बता दूं, ये सेल की रिएक्शन दे दी कंप्लीट कि ये सेल है, इस सेल के अंदर हमारे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Ni+2 से Ni का, कि Ni+2 जो आयन है उसका रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। साथ में हमारे को कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और सेल के ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो देखिए ये जो सेल है, यहाँ से हमारे को ये पता लग रहा है कि Ni से Ni+2, अब सेल के अंदर साल्ट ब्रिज से इधर होता है ऑक्सीडेशन, इधर होता है रिडक्शन। तो मीन्स ऑक्सीडेशन किसका होना, Ni से Ni+2 का। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। तो हम दोनों हाफ रिएक्शन को लिख लेते हैं। ये Ni सॉलिड से गया Ni+2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा। अब रिडक्शन हाफ सेल लिख लेते हैं। रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और कन्वर्ट होगा कॉपर सॉलिड में। ये कौन सा हाफ सेल है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये कौन सा हाफ सेल है, ये है रिडक्शन हाफ सेल, नो प्रॉब्लम। तो दोनों ही इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई, n की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब हमारे को निकालना क्या है इस न्यूमेरिकल के अंदर, हमारे को निकालना है Ni+2 से Ni। अब Ni+2 से Ni, ये देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन। और ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल किस पे होता है, एनोड पे। किस पे होता है, एनोड। तो एनोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना मीन्स हमारे को एनोड, तो E नोट ऑफ एनोड हमारे को निकालना है, E नोट ऑफ एनोड। और कैसी वैल्यू निकालनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। सारी चीजें किसमें होती है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अब ये कॉपर से कॉपर+2 की आयन की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए कॉपर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन को। कॉपर किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होती है, रिडक्शन होती है कैथोड पे। रिडक्शन होती है कैथोड पे। तो इट मींस ये हो जाएगा कैथोड वाला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कैथोड। अब कितना दे रखा है, देखिए ऊपर से देख लेते, क्या रिडक्शन ही है। देखिए आयन से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर, आयन से एटम में तो रिडक्शन है, तो सीधी वैल्यू यही हो जाएगी 0.34 वोल्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, साथ में क्या दे रखा है, ईएमएफ ऑफ सेल। साथ में दे रखा है ईएमएफ ऑफ सेल कितना है, 0.59 वोल्ट। अब देखिए, अब सोचिए कि अब कैसे निकाला जाए। ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा है, ई नोट ऑफ कैथोड दे रखा है, ई नोट ऑफ एनोड निकालना है। हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स को एक
चीज़ से एक नई टर्म से रिलेटेड होती हैं ये, ई नोट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये बात समझ आती है जी सर। तो अब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू अगर मिल जाए तो काम चल जाए। तो अब ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू कैसे निकाले? अब ई नोट ऑफ सेल अब दे क्या रखा है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो कौन सी इक्वेशन लगा दे, नस्ट इक्वेशन। कौन सी नस्ट इक्वेशन? ये है ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 1 बाई में एन लॉग। और देखिए फिर से, अब इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन क्वोशेंट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए रहा, दो रिएक्शन है ये, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है Na+2, उसकी कंसंट्रेशन इनटू दूसरा प्रोडक्ट क्या है कॉपर सॉलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट क्या है निकल सॉलिड, दूसरा रिएक्टेंट क्या है कॉपर प्लस आयन, दूसरा है कॉपर प्लस आयन। अब देखिए निकल से कॉपर के तो कैंसिल है, क्योंकि दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन है दोनों प्योर सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड की 1, ओके, तो कैंसिल आउट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे को निकालना है ई नोट ऑफ सेल, एन की वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। Na+2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, Cu+2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दोनों कंसंट्रेशन वैल्यू तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई नोट ऑफ सेल। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ई ऑफ सेल कितना है 0.59 वोल्ट, ये वैल्यू निकालनी है 0.0591, एन की वैल्यू कितनी है 2 लॉग। अब Na+2 की वैल्यू कितनी है, देखिए Na+2 की कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.01 डिवाइड बाई में, अब Cu+2 की कंसंट्रेशन ये रही 0.1, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसकी डेसिमल हटाने के लिए मैं लगा लेता हूँ नीचे 2 0, और इसकी डेसिमल हटाने के लिए मैं इसके नीचे जो चली जाएगी ऊपर, तो दोनों का डेसिमल मैं हटा देता हूँ। कैसे किया, क्लियर हुआ है? बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो 0 से इसको भी हटा देता हूँ, आगे 0 कोई वैल्यू नहीं थी, तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब नीचे आ गया 10, नीचे क्या आ गया 10, मीन्स ऊपर क्या बचाइए, नीचे आ गया 10 को मुँह ऊपर लेके आता हूँ, 10 को मुँह ऊपर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1, क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1। माइनस कहाँ आ जाएगा, बोलो, माइनस आ जाएगी आगे, तो ये हो जाएगा प्लस। देखिए मैं स्टेप्स को बचा रहा हूँ, नहीं तो अलग से स्टेप लिखता। आई होप मैंने 3-4 न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, ये चीज़ें समझ आने लगी होगी आपको। तो ये पावर कहाँ जाएगी आगे, तो कर देगी प्लस, तो इसको हटा देता हूँ, ये बचा log 10, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं फिर से मान लेता हूँ, हाँ जी, इसको मैं मान लेता हूँ फिर से, इसको मान लेता हूँ फिर से। देखिए इसको मैं पॉइंट राउंड ऑफ करके मान लेता हूँ 0.60, 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 0.30, कितना आ जाएगा 0.30। तो अब ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई, 0.59 माइनस 0.030। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए। अब ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ओके। तो ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू निकालते हैं, बोलिए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पे 0 लगाते, 0 से 0, 9 में से 3 गया 6, 5, तो ये आ गया ई नोट ऑफ सेल 0.56। ई नोट ऑफ सेल क्या आ गया 0.56। अब 0.56 ई नोट ऑफ सेल आ गया, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी निकालनी है, एनोड की। एनोड की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखिए यहाँ से, मैं एनोड की वैल्यू मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर, देखिए मैं इसको ले आता हूँ इधर और इसको ले जाता हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा ई नोट ऑफ एनोड विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड, और ये उधर आके माइनस में, ई नोट ऑफ सेल। अब ई नोट ऑफ कैथोड दे रखा है जी, ई नोट ऑफ कैथोड दे रखा है 0.34 माइनस ई नोट ऑफ सेल 0.56, बस कैलकुलेट कर दीजिए कितना आता है। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 3, कोई देखिए, तो ये आ गया 0.22, और किसका आएगा माइनस का, 0.22 वोल्ट ई नोट ऑफ एनोड, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो फिर से हम देखते हैं
थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है कि हमारे को सेल की रिएक्शन दे रखी है, सेल के एक हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको निकालने को बोला गया है, एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, ईएमएफ ऑफ सेल भी गिवन है। अब बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। हमने दोनों की हाफ रिएक्शन लिखी, वहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दोनों हाफ रिएक्शन से हमारे को पता लगता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, कैथोड पे होती है। मीन्स एनोड की पूछी है, कैथोड की गिवन है। अब ये दोनों कैसे आए, इस रिलेशन को लगाते हैं कि ई नोट ऑफ सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो अब एनोड की निकालनी है, अगर ई नोट ऑफ सेल मिल जाए, इसकी निकालनी है, इसकी दे रखी है, ये अगर मिल जाए, अब इसको निकालने के हमने लगाई नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में ई ऑफ सेल दे रखा था, ई ऑफ सेल दे रखा था, एन की वैल्यू हमने निकाली, दोनों की कंसंट्रेशन को सोल्व करके हमने कैलकुलेट किया ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करके हमने किया ई नोट ऑफ एनोड। आई होप आपको क्लियर हुआ है, नोट कीजिए। तब तक मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन का। ओके हाँ जी, एक्चुअल आंसर आता है -0.2205 वोल्ट। हमारा आता है -0.22 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने थोड़ा सा राउंड ऑफ भी किया था। अब एक्चुअल आंसर है 0.2205 -0.2205। हमारा आता है -0.22। हमने राउंड ऑफ भी किया था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स करवाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। हमने जो नॉस्ट इक्वेशन के ऊपर सिंपल जो न्यूमेरिकल्स थे बोर्ड एग्जाम के, बोर्ड लेवल के जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सोल्व आउट कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़े से कंपटीशन के। कंपटीशन में नॉस्ट इक्वेशन से कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आईआईटी का क्वेश्चन है। दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि नॉस्ट इक्वेशन पे 2 ही क्वेश्चन आए हैं, बट अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है इस टाइम तक, उसके बेसिस पे यही क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे आगे जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे रिलेशन पढ़ेंगे हम, रिलेशन पढ़ते हैं हम, जैसे जो ईएमएफ ऑफ सेल है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, तो वहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उसमें भी नॉस्ट इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। तो अब यही रीजन है, अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे कंपटीशन से 2 न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो पहले को आप रीड आउट कीजिए। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी जो स्टेटमेंट उसको रीड आउट कीजिए। देखिए क्या कहता है, जिंक से जिंक सल्फेट। देखिए यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है उसने सीधा जिंक सल्फेट ही दे दिया, बट जिंक सल्फेट के अंदर भी ये किस स्टेट के अंदर होता है, +2। और कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर किस स्टेट में होता है, +2। तो इट मीन्स जिंक से Zn+2, कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है। ओके, ये दे रखा है हमारे को। अब कहता है द ईएमएफ ऑफ सेल इज इवन। मान लेते हैं कि इस सेल का जब कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की 0.01 मोलर है, कॉपर की 1 मोलर है, उस टाइम पे जो ईएमएफ है सेल का वो इवन है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज्ड टू 1 मोलर। बोला फिर जिंक सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोलर से चेंज कर दी 1 मोलर, कंसंट्रेशन चेंज कर दी। उसके बाद एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट इज चेंज्ड, और कॉपर सल्फेट की भी कंसंट्रेशन चेंज कर दी। कहा कि 2.01 मोलर, कि यहाँ पे जो पहले 1 मोलर कंसंट्रेशन थी उसको अब बना दिया गया 0.01 मोलर, और जो ये कंसंट्रेशन थी 0.01 मोलर इसको बना दिया 1 मोलर। अब बोलो द ईएमएफ ऑफ सेल चेंजेस टू E2। अब बोलो अब जो नया ईएमएफ बनेगा, देखिए कंसंट्रेशन अगर चेंज होती है तो नया ईएमएफ बनता है। तो अब नया जो ईएमएफ बना है सेल का वो है E2। अब कहता फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 और E2। अब बोला जो E1 था और E2 था उसके बीच में क्या रिलेशन होगी, मीन्स E1 इज इक्वल टू E2 या E1 लेस देन E2, E1 ग्रेटर देन E2, D E2 इज इक्वल टू 0 बट E1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 4 ऑप्शंस हमारे को दे रखे हैं, तो हम इसको सोल्व करते हैं। मीन्स हमारे को कहा गया है कि पहले देखिए, पहले दे रखा है जिंक की जो कंसंट्रेशन है, Zn+2 की जो कंसंट्रेशन थी वो थी 0.01 मोलर, और कॉपर की जो कंसंट्रेशन थी, कॉपर आयन की, वो कंसंट्रेशन थी 1 मोलर। अब इस कंडीशन में जो सेल का ईएमएफ है उसको दे दिया हमारे को E1। फिर बोला इन कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया गया। अब कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी तो बना दी 1 मोलर और इसकी बना दी 0.01 मोलर। पहले ये 0.01 थी, अब ये 1, पहले ये 1 थी, अब ये 0.01। तो अब इस कंडीशन में नई कंसंट्रेशन पे नया सेकंड जो ईएमएफ है वो है E2। अब बोल रहा है E1 और E2 के बीच में क्या रिलेशन होगी, तो मीन्स हमारे को क्या कैलकुलेट करना है,
इवन और रीटिक वैल्यूज, अगर इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए इवन की वैल्यू मैं अगर निकालूंगा तो मैं लिखता हूँ ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई में एन लॉग और रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये होता है नस्ट इक्वेशन, ये होता है अपना नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन दोनों की वैल्यू पे हम दोनों ही जो ईएमएफ की वैल्यूज हैं उनके अब नस्ट इक्वेशन हम लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं। देखिए पहले तो हम इसके अंदर जो अपनी हाफ रिएक्शन है वो लिख लेते हैं। हाफ रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो क्या होगी, जो जिंक सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा Zn+2 आयन में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर का जो आयन था वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो जाएगा कॉपर के मेटल में या कॉपर के एटम में। तो मीन से यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एन है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किए तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किए, देयरफॉर एन की जो वैल्यू वो 2 है, एन की वैल्यू 2 है। साथ में इसी क्वेश्चन में हमारे को दे रखा RT/F की वैल्यू 0.59 है, RT/F की वैल्यू देखिए ये रहा, मैंने डायरेक्ट ही नस्ट इक्वेशन वो लगा दी है, इन्होंने दे भी रखा था क्योंकि RT/F = 0.0591 वो दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया है। अब हम देखते हैं किसकी वैल्यू, E1 की वैल्यू निकालते हैं, E2 की वैल्यू निकालते हैं। E1 की वैल्यू निकालो। E1 के लिए जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, सॉरी ये नस्ट इक्वेशन क्या लगी, ई नॉट ऑफ सेल। अब ई नॉट ऑफ सेल क्या दे रखा है, ई नॉट ऑफ सेल भी तो दे रखा है, ये रहा, ओके नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको ई नॉट ऑफ सेल तो दोनों के लिए इक्वल ही होगा। अब माइनस 0.0591 बाई में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उसके बाद log Q, देखिए E1 है, E1 में हम पहले वाली कंसंट्रेशन लेंगे तो ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी, जिंक आयन की, नीचे कॉपर की, तो हम लिखते हैं ऊपर जिंक आयन की 0.01 मोलर और नीचे लिखते हैं कॉपर की 1 मोलर, नीचे एक कंसंट्रेशन। तो ये तो हो गया E1। अब लिखते हैं हम E2, E2 क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई में 2 log। अब देखिए E2 के अंदर ये कंसंट्रेशन में, तो ऊपर क्या रखेंगे हम 1, नीचे क्या रखेंगे 0.01, नीचे रखेंगे हम 0.01। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब देखिए वैल्यू कैसे, अब ई नोट तो दे ही नहीं रखा, कोई जरूरत नहीं है, हमारे को पूरा सोल्व करना ही नहीं है, यहीं से सोल्व होगा। देखिए कैसे सोल्व होगा, आप ये चेक कीजिए। देखिए इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, मैं इसको सोल्व करता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻²। बोलिए लिख सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ मैं, तो मैं इसको कर देता हूँ 10⁻²। नीचे तो 1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपको पता है लॉग में वैल्यू, ये माइनस कहाँ आ जाएगा आगे, तो अब ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और साथ में 2 भी कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये कुछ बन जाएगी इक्वेशन ये। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जो E1 की वैल्यू आई वो हमारे पास ये आएगी, जो E1 की वैल्यू हमारे पास है वो ये आएगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और उसके बाद E2 की वैल्यू को सोल्व करते हैं। देखिए इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻², ये रहा। अब 10⁻⁻² को मैं अगर ऊपर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 10⁻², क्योंकि माइनस जो पावर है उसका साइन चेंज होता है जब हम ऊपर लेके आते हैं, तो ये सोल्व हो गया। अब हमने क्या किया, जो अब ये जो 2 है ये कहाँ ना है, ये आगे आ जाएगा, ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, बट साइन क्या है प्लस का, तो अब इस साइन पे कोई इफेक्ट पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और फिर से यहाँ क्या रह जाएगा log 10, log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1, नो प्रॉब्लम। तो अब 2 से 2 तो हो चुका है कैंसिल, बचा क्या ये, तो हम देख सकते हैं E1 की जो वैल्यू है वो है ई नोट ऑफ सेल प्लस 0.591, दूसरा ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.59। तो अब बताइए इन दोनों में से जो वैल्यू है वो बड़ी किसकी होगी, हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन हम कह सकते हैं कि E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 और E1 विल बी लार्जर देन E2,
कि जो E1 की वैल्यू है वो लार्ज होगी, क्योंकि E1 की वैल्यू में E नोट ऑफ सेल के अंदर 0.059 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे E नोट ऑफ सेल से माइनस हो रहा 0.0591। इसी वजह से जो E1 की वैल्यू वो 101% E2 से क्या आएगी, ज़्यादा। तो हमारा जो राइट आंसर वो क्या होगा, हाँ हमारा राइट आंसर होगा सी। तो हमारा राइट आंसर विल बी सी। तो आई होप आपको समझ आया है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ हमने क्या किया। हमने दोनों एक बार जो कंसंट्रेशन, फर्स्ट कंसंट्रेशन पे जो सेल की EMF की वैल्यू थी वो E1 मान ली, फिर कंसंट्रेशन चेंज की। क्वेश्चन में बोला गया कि अब EMF की वैल्यू को मानो E2। फिर बोलता है कि अब बोला E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा, मीन्स E1 E2 इक्वल होंगे या E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा। तो वो चेकआउट हमारे को करने के लिए बोला था। तो हमने दोनों के ऊपर क्या लगाया, बस नॉस्ट इक्वेशन में हमने बस किसकी वैल्यू पुट की, n की। n की वैल्यू कहाँ से निकाली, दोनों हाफ रिएक्शन से, n वैल्यू 2 आएगी। अब q की जगह हमने पुट किया प्रोडक्ट बाई में रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट बाई में रिएक्टेंट करके मैंने कैसे किया था, बोलिए। बस मैंने 0.01 को सोल्व किया दोनों टर्म के अंदर। एक बार उसकी पावर आई माइनस में, एक बार उसकी पावर आई प्लस में। अब माइनस की पावर से माइनस माइनस हो गया प्लस, E1 के केस में। अब यहाँ पे प्लस की पावर आई थी तो प्लस और माइनस क्या रहा, माइनस। तो इसलिए E1 बड़ा है, E2 छोटा है। तो नोट कीजिए, मैंने वो इरेज कर दिया था, सॉरी। ओके, नोट हो गया, वेरी गुड। समझ आना चाहिए। अब ये आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़िए। इसी तरह के कंसेप्ट हमारे को बस सीखने हैं। बहुत इजी कंसेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ भी नहीं है अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट कीजिए। हाँ जी, रीड आउट कीजिए। चलिए देखिए, एक सेल की रिएक्शन हमारे को दे रखी है कि 2 आयरन प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस गिव्स राइज टू Fe2 प्लस 2 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। ये सेल रिएक्शन हमारे को दे रखी है और इस सेल का हमारे को पोटेंशियल दे दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया या स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल दे दिया 1.61 वोल्ट पूरे सेल का, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर कहता है Fe+2 आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ मोलर। ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 atm है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, 0.1 atm। उसके बाद pH कितनी दे रखी है, 3। pH कितनी दे रखी है, 3। तो ये भी नया कंसेप्ट है। मैंने बताया था कि pH से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर। अब बोलता है निकालना क्या, द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री से, बोलो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेल का पोटेंशियल क्या होगा। हमारे को दे रखा स्टैंडर्ड, बट पूछ रहा सिंपल पोटेंशियल विल बी 1.47 वोल्ट। 4 ऑप्शन हमारे को दे रखे हैं। तो अब इसको देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे को देखिए ये जो सेल दे रखा है, अब इस सेल के अंदर हम हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं पहले तो। क्यों, क्योंकि हमारे को n की वैल्यू चाहिए। निकालना क्या है, हमारे को निकालना है सेल पोटेंशियल, मीन्स हमारे को निकालना है E ऑफ सेल। कैसे आएगा, E नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई में n log Q। तो अब पहले तो हमारे को किसकी वैल्यू चाहिएगी, n की, साथ में E नोट ऑफ सेल। तो E नोट ऑफ सेल तो दे रखा है, n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, दोनों इस सेल के दोनों हाफ सेल रिएक्शन हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहले यहां से क्या हुआ है, आयरन से आयरन पॉजिटिव, तो ये तो ऑक्सीडेशन है। साथ में ऑक्सीजन और S पॉजिटिव दोनों ने मिलकर बनाया वाटर, ये रिडक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में लिखता हूं 2Fe सॉलिड कन्वर्ट होते हैं 2Fe+2 आयंस के अंदर। तो ये तो हो गया अपना ऑक्सीडेशन। और कितने साथ में कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, देखिए एक Fe पे 2+2 चार्ज है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। कितने Fe+ आयंस हैं, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज। ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन देते हैं। रिडक्शन हाफ सेल में क्या है, जो ऑक्सीजन गैस है और साथ में 4H पॉजिटिव एक्वस जो आयंस हैं वो, अब देखिए कितना चार्ज है, 4 पॉजिटिव। इसको कैंसिल आउट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये रिड्यूस हो जाते हैं किसके अंदर, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ये हमारे को बना के देते हैं। तो ये हो गया रिडक्शन। अब इसको बोलते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, नो प्रॉब्लम। तो अब दोनों रिएक्शन से हम देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं तो रिडक्शन में 4 गेन हुए, मींस n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो एक चीज़ तो हमारे को मिल गई, n की वैल्यू हमारी 4। अब दूसरी चीज़ देखनी है, बस Q की वैल्यू पुट करनी है। तो बोलिए इस रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखते हैं हम। देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या गिवन है जी, गिवन है। तो प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे, पहले तो ये है एक प्रोडक्ट Fe+2 कंसंट्रेशन रेज टू पावर दियर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, इधर से प्रोडक्ट क्या है, वाटर, तो H2O कंसंट्रेशन रेज टू पावर दियर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2। उसके बाद डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट क्या था, आयरन, और ये मत भूलना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर बनाते हैं 2 इनटू सेकंड रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन गैस, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद थर्ड रिएक्टेंट भी है बिल्कुल, H पॉजिटिव, क्या है H पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4। तो ये हमने बना लिया इस क्वेश्चन के लिए Q, ये हमने क्या बना लिया Q। अब हम Q की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वाटर है वो क्या है, लिक्विड है, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को 1 मान लेते, तो इसलिए इसकी कोई वजूद नहीं है, इसको हमने हटा दिया। उसके बाद आयरन सॉलिड, तो सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन भी 1 होती है, तो इसको भी हमने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स हमारे पास बचे ये एक्चुअल जो हमारा जो Q है वो क्या बचा, Fe+2 रेज टू पावर 2, नीचे क्या है, अच्छा ये ऑक्सीजन का क्या करोगे, ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस। अब बोलो मैंने बताया था कि प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉलिड या फिर गैस, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम 1 मोलर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को भी हटा दूँ, बस यही तो है इस क्वेश्चन में, यही तो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। देखिए मैंने बोला था, या कोई भी टीचर आपको जब पढ़ाता है तो वो बोलता है कि ऑक्सीजन का या कोई भी गैस के प्रेशर को हम उसको यूनिट तब मान सकते हैं जब उसका जो प्रेशर वो 1 atm हो, बट यहाँ पे जो प्रेशर वो 0.1 atm है। तो गैस का अगर प्रेशर 1 atm है तो हमारे को अवॉइड करना है, क्योंकि फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर 1 नहीं है तो अब उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अब प्रेशर ऑफ गैस को हमारे को लेना पड़ेगा। तो मीन्स मैं अब यहाँ पे, अब गैस के लिए कंसंट्रेशन क्या होती है, पार्शियल प्रेशर, तो मीन्स मैं O2 की वैल्यू को रखूंगा, तो यहाँ पे O2 को मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेशर 1 atm नहीं है, 0.1 atm है, इसलिए रखा। और H पॉजिटिव, बस सोल्व कर दीजिए। आयरन+2 क्या है, आयरन+2 की कंसंट्रेशन दे रखी है क्या, ये रही 10⁻⁻3, तो मैं लिखता हूँ 10⁻⁻3, ये तो कंसंट्रेशन थी, और ये 2 डिवाइड बाई में O2 की बस सिंपली प्रेशर 0.1 atm, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, pH दे रखी है। अच्छा नया कंसेप्ट आ गया, pH दे रखी है 3। अब pH से आपको कंसंट्रेशन निकालनी आती है। अब देखिए अगर आपने 11th के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम जो यूनिट होती है हमारी, उसको अगर पढ़ा है अच्छे से तो आपको ये कंसेप्ट जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं पूरा कंसेप्ट तो आपको नहीं बताऊंगा कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि वो अदर कंसेप्ट्स हैं। अब हमारे को जो 11th के अंदर चीज़ें सीखते हैं बस उनको अप्लाई हम करते हैं, तो हम अप्लाई करना मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी pH अगर आपको दे रखी है, देखिए नोट कर लीजिएगा आप, ये नोट्स में डाल लीजिएगा, pH से अगर हमारे को निकालनी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो pH से हमारे को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन होती है विल बी इक्वल टू बेस 10 रेज टू पावर माइनस pH, रेज टू पावर माइनस pH। अब अगर हमारे को pH 3 दे रखी है, अब अगर हमारे को pH 3 दे रखी है तो इससे हमारे को H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 10 मान के माइनस, और pH को क्या बना देंगे, पावर, pH को क्या बना देंगे, पावर। तो इट मीन्स जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो कितनी है, 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए pH आपको 2 दे दी, pH आपको 2 दे दी और बोले कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी, तो आपको क्या करना है, बस H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी 10 माइनस, और pH को बना दो पावर 2, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी 10 रेज टू पावर माइनस 2। अगर मान लीजिए आपको pH दे दे 4, pH दे दे 4, तो अब क्या करोगे, अब बस अब भी सिंपल है, अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10 रेज टू पावर माइनस, और pH को बना दो पावर, तो -4। तो ये कंसेप्ट होता है। अभी आया कहाँ से, ये हम पढ़ाते हैं 11th के अंदर। तो अगर आपको ये नहीं पता है, आपको ये सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए मीन्स हमने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको हमने निकाल लिया।
तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे आएगी 10⁻⁻3, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 10⁻⁻3 और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था 4। तो सोल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो गया -6। ओके, इस पॉइंट 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 3 जा 12 -12। तो सीधा सीधा मैं सारी कंसंट्रेशन को लिख सकता हूँ, ये 10⁻⁻6 है। अब इसको ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+1। ओके, इसको भी मैं ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+2। देखिए -1 था तो +1 हो गया, -12 था तो +12, तो नीचे से हटा देते हैं। तो ये हमारे लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई। तो पावर की प्लस की पावर कितनी है 13, माइनस की पावर कितनी है 6, तो 13 - 6 कितना बचा 10⁻7। तो Q की जो वैल्यू हमने निकाली अलग से 10⁻7। अब कैसे निकाली है वो आपको पता लग गया, ओके, तो अब हमने सोल्व किया Q की वैल्यू क्या आएगी 10⁻7। बस इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ए नोट ऑफ सेल दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। तो ये कर देते हैं हम 1.7667 माइनस 0.0591 बाई में n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू log 10⁻7। देखिए Q की वैल्यू पुट कर दी, Q की वैल्यू 10⁻7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये 7 कहाँ चला जाएगा आगे, तो log 10 की वैल्यू 1, तो मैं हटा देता हूँ, बस आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 7 से। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर आता है अपना कितना, ऑप्शन कितना है ये D 1.57। तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है 1.57 वोल्ट। तो आंसर कितना आता है 1.57 वोल्ट। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया, यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट सीखा। पहला कंसेप्ट तो क्या सीखा कि ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 atm नहीं है, वो 0.1 atm है। वो कितना है 0.1 atm। इसी वजह से हम इसके प्रेशर को कंसीडर करेंगे, हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा कि pH अगर दे रखे, pH से हाइड्रोजन, मैंने एक न्यूमेरिकल पहले करवाया था, उसमें मैंने आपको लोग एस पॉजिटिव से pH निकालना सिखाया था। अब मैंने बताया है कि pH से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने आपको बताया इस तरीके से। उसके बाद बस मैंने Q की वैल्यू को सोल्व किया, पावर को बस मैंने कंसंट्रेशन को रखा, अंदर मल्टीप्लाई किया। बस ध्यान ये रखना है, कई बार हम जल्दी में क्या करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भूल जाते हैं। जो कंसंट्रेशन की पावर हम बनाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, हम वो भूल जाते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नोट करना है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे स्टेप को नोट कर लीजिएगा। तो तब तक नोट कीजिए। आई होप आपको ये दोनों जो न्यूमेरिकल हैं वो क्लियर हुए हैं, और ये दोनों ही जो न्यूमेरिकल हैं वो कंपटीशन के हैं। इसी तरह के जो कंसेप्ट हमारे से पूछे जाते हैं कंपटीशन में, मैंने आपको बताया। तो अब नस्ट इक्वेशन, अगर सिंपल नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आपके बोर्ड या फिर कंपटीशन में। और अब रहता जो आगे जो कंसेप्ट हम सीखते हैं कि नस्ट इक्वेशन की जो रिलेशन है EMF ऑफ सेल की रिलेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट से या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो उसको भी हम सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर आगे। ओके, तो तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को नोट कीजिए, और अब जितने भी जो भी आपके पास बुक है, नोटबुक है, उससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, होंगे तभी जब आपको फॉर्मूले मेमोराइज हैं, कंसेप्ट्स आपके क्लियर है। तो पहले आप कंसेप्ट को लर्न कीजिए, उसके बाद फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो चलिए नोट कीजिए।